Hello student, in the previous lecture we discussed about the classical theory of relativity, that is Galilean transformation theory. Now we discuss about the some applications of Galilean theory of relativity in which length invariant velocity acceleration, Newton's second law of motion and other quantities. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रिलेशन बताता है बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंसेस इन द रिलेटिव मोशन। तो फर्स्ट एजम्पशन था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कि मास लेंथ टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी दैट इज रिमेन्स इनवेरिएंट इन द रिलेटिव मोशन। तो इसमें से हम लोग एक इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कैसे लेंथ एब्सोल्यूट रहता है इन द रिलेटिव मोशन फॉर बोथ ऑब्जर्वर मूविंग एज वेल एज रेस्ट। तो लेंथ कैसे इनवेरिएंट होगी, एब्सोल्यूट होगी, रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंडीशन। इसमें इनवेरिएंट ऑफ लेंथ या रिलेटिविटी ऑफ लेंथ। तो सपोज हम लोग टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक रेस्ट फ्रेम है YZX और एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस X डैश Z डैश O डैश Y डैश। ये फ्रेम U स्पीड से, U का मतलब है इनर्शियल फ्रेम है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। एक रेस्ट फ्रेम है और एक मूविंग फ्रेम है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ली जाती है जिसका लेंथ, सपोज कीजिए रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में L है और इसका एक इंड का कोऑर्डिनेट x1 है, सेकेंड इंड का कोऑर्डिनेट x2 है और ये लेंथ L। ये ऑब्जर्वर इसको काउंट कर रहा है और यही ऑब्जेक्ट अगर इस ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, मूविंग फ्रेम में है, तो इसका लेंथ सपोज कीजिए L डैश है, इसका एक कोऑर्डिनेट x1 डैश, अदर इंड का कोऑर्डिनेट x2 डैश। तो ये मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम, और ये रेस्ट फ्रेम। तो मूविंग फ्रेम, रेस्ट फ्रेम, लेंथ जो होगी दोनों ऑब्जर्वर के लिए क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि सेम रहेगी, कोई वेरिएशन नहीं होगा, इनवेरिएंट होगी। यानी जो लेंथ फर्स्ट ऑब्जर्वर रिलेटिवली रेस्ट में है वो ऑब्जर्व कर रहा है, वही लेंथ मूविंग ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व करेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। रिलेटिव मोशन का इसके लेंथ ऑब्जर्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एज्यूम किए हैं क्लासिकल फिजिक्स में। तो प्रूव करना चाहते हैं कि इसमें क्या होगा, चेंज होगी नहीं होगी। तो देखिए
ये कॉमन पॉइंट है, ये सब रिलेटिविटी में एज्यूम किया जाएगा। टू फ्रेम ऑफ रिफरेंस होगा, दोनों वन अनदर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। ये कॉमन पॉइंट सब में लिया जाएगा। अब है फॉर रेस्ट फ्रेम लेंथ ऑफ ए रॉड इज, जो लेंथ होगा ये होगा x2 माइनस x1। फॉर मूविंग फ्रेम, for moving frame length is L dash equal to x2 dash minus x1 dash। ये मिलेगा लेंथ कितना है। अब देखिए, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वी हैव x dash equal to x माइनस ut, ये मिला था टर्म। अब देखिए, सो x1 डैश होगा x1 माइनस u t, तो x1 माइनस u t, इसमें t एब्सोल्यूट होता है, t डैश तो t ही रह जाएगा। और x2 डैश की वैल्यू होगा x2 माइनस ut। नाउ x2 dash minus x1 dash equal to x2 minus ut minus x1 और प्लस ut हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा। ये x2 माइनस x1 डैश कितना होगा। अब इक्वेशन सेकंड से L डैश और ये फर्स्ट से L, इसका मीनिंग है कि दोनों लेंथ सेम अपीयर होगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ यहाँ पर जो रहेगा सेम रहेगा। अगर ये ऑब्जर्वर कहता है कि मेरी ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 मीटर है, तो ये भी कहता है कि यू आर राइट, इट इज करेक्ट मेजरमेंट, सच रॉड इज आल्सो 10 मीटर। तो सेम होगा दोनों का लेंथ। इसका मीनिंग है कि लेंथ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्लासिकल फिजिक्स इसी को कहता है कि लेंथ एब्सोल्यूट क्वांटिटी होगी, दैट इज लेंथ इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट का रिलेशन है x डैश x माइनस यू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें dx t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt माइनस यू। अब इसको हम लोग वेलोसिटी vx डैश मान लें और ये vx माइनस यू, तो ये मिलेगा वेलोसिटी का रिलेशन। इसको हम लोग vx डैश लिख लिए x डायरेक्शन में, ये vx है, ये u कांस्टेंट है, u की वैल्यू इसमें इनर्शियल फ्रेम होने के कारण चेंज नहीं होगी। तो अब ये वेलोसिटी, अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन है कि सिंस u नॉट इक्वल टू 0, सो जब u 0 नहीं होगा तो vx डैश नॉट इक्वल टू vx। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर
फर्स्ट ऑब्जर्वर वेलोसिटी काउंट करता है कोई अपने फ्रेम में कि इतना स्पीड से चल रही है, इस वेलोसिटी को छोड़ दिया जाए, और ये अपने फ्रेम में वेलोसिटी काउंट करता है, उसी वेलोसिटी को ये काउंट करता है, तो ये अलग ऑब्जर्व करेगा, दोनों का वेलोसिटी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस मैथमेटिक्स का मीनिंग होगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरिएंट। ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरिएंट। वेरिएंट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं रहेगी, दोनों ऑब्जर्वर के लिए इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। तो इसका सेकंड मीनिंग होगा दैट इज रीडिंग ऑफ वेलोसिटी, रीडिंग ऑफ velocity for both observer remains different, तो दोनों के लिए वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ये सेम नहीं होगी, ये वेलोसिटी इनवेरिएंट ना होकर के वेरिएंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का है। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को चेक करते हैं हम लोग फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। x डैश इक्वल टू x माइनस यू टी डी एक्स डैश बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में u। अब u कांस्टेंट है इसमें, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, कांस्टेंट है 0। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है ये ए डैश इक्वल टू ए, यानी जो एक्सेलरेशन मूविंग ऑब्जर्वर काउंट करता है वही एक्सेलरेशन रेस्ट ऑब्जर्वर भी काउंट करेगा। तो इस मैथमेटिक्स का मीनिंग यही है कि एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट क्वांटिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर बोथ ऑब्जर्वर रिमेन्स सेम। तो ये यहाँ पर मीनिंग है कि एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इनवेरिएंट होगा, जैसे लेंथ थी, एक्सेलरेशन दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम होगा क्योंकि u कांस्टेंट है ये। तो इसमें अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट की जाती है तो जितना एक्सेलरेशन रेस्ट ऑब्जर्वर मूव कर ये काउंट करेगा उतना ही एक्सेलरेशन मूविंग ऑब्जर्वर भी काउंट करेगा। एक्सेलरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है वेरिएंट और इनवेरिएंट के रिस्पेक्ट में। अब एक टर्म लेते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन NA। देखिए इसमें है कि जो फोर्स होता है
फॉर रेस्ट फ्रेम या ऑब्जर्वर, मान लीजिए वो है फोर्स इज, रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए फोर्स की वैल्यू होगा m इंटू ए, यही होगा फॉर मूविंग फ्रेम। तो मूविंग फ्रेम ओ डैश के लिए जो फोर्स काउंट होगा ये होगा एफ डैश इक्वल टू एम डैश ए डैश। तो ये फोर्स के रिस्पेक्ट में है, जो प्रीवियस नॉलेज है हम लोगों का मोशन के अबाउट, पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स क्या होगा, लेंथ को कैसे एब्सोल्यूट माना गया था तो सही आ रही है, ये काउंटेबिलिटी है अबाउट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग। अब देखिए, सिंस m मीन्स मास एब्सोल्यूट है, नॉट चेंज होगा, इसलिए m डैश बराबर m होगा। एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है, तो ये प्रूफ हुआ कि a डैश इक्वल टू a, सो एफ डैश इक्वल टू एम डैश ए डैश को लिख सकते हैं m इंटू ए इक्वल टू एफ। यानी यहाँ पर जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, ये इनवेरिएंट होगा एफ डैश इक्वल टू एफ। इसका मतलब है कि न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड law of motion is invariant under गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब ऑब्जर्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। इसका मीनिंग है कि जो लॉ रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए सही है वो मूविंग ऑब्जर्वर के लिए सही होगा, लॉ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो लॉ ऑफ फिजिक्स जो होगा दोनों फ्रेम ऑफ रिफरेंस यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में चेंज नहीं होगा। तो इस बात को आइंस्टीन की थियोरी भी लिया कि लॉ ऑफ फिजिक्स जो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज नहीं होगा, वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम बना रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। तो इसको एक्सेप्ट किया गया है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में भी। अब है कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट का रिलेटिव मोशन निकालना है तो ये थियोरी फेल हो जाती है। तो कुछ ड्रॉबैक्स इसके काउंट करते हैं हम लोग इस तरह से, देखिए जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है रिलेटिव मोशन का, उसमें से कुछ को सॉल्व किया। स्पीड ऑफ लाइट का रिलेटिव मोशन सॉल्व करने में ये अनसक्सेस रहा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बाद में ये कहा गया कि c की वैल्यू चेंज नहीं होगी, c प्लस सी भी अगर हम लोग करते हैं कहीं तो c ही आएगा, 2c नहीं होगा। रिलेटिविटी में ये प्रूफ किया गया है कि c प्लस सी भी अगर कहीं आता है तो c ही होगा, 2c नहीं होगा। एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, आइंस्टीन की थियोरी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गैलीलियो थियोरी जो थी ये पुराने ज़माने में जो रिलेटिव मोशन के लिए एक कंसिडरेशन था ईथर मीडियम, तो इसके बेस पर बनाया गया था। बाद में ईथर को मीनिंगलेस मीडियम कहा गया। क्या है, एक लेक्चर हम लोग ईथर के अबाउट पढ़ेंगे आगे, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट।
रिलेटिविटी में। तो इस मीडियम को ये ऑब्जर्व करने में असफल रहा, स्पीड ऑफ लाइट का रिलेटिव मोशन नहीं समझा पाया। लेंथ रिलेटिव मोशन में इनवेरिएंट नहीं होती है, वेरिएंट हो जाती है। टाइम जो होता है वेरिएंट होता है, मास वेरिएंट होता है। ये सब टर्म को क्लासिकल थियरी यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो ये जो ड्रॉबैक्स था इस थियरी में, इसको आइंस्टीन की थियरी से इम्प्रूव किया गया, सॉल्व किया गया। तो उसी को स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो मास, जैसे ईथर मीडियम था तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आगे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। मास, लेंथ, टाइम जो एब्सोल्यूट माना गया था, ये भी एब्सोल्यूट बाद में पता चलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये ड्रॉबैक्स है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में ये जो थियरी थी अनसक्सेस है, इसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए ये अनसक्सेस रहा। क्या कांस्टेंट रहेगा रिलेटिव मोशन में? तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिले। अब क्यों मिले इसका कोई लॉजिक नहीं है। यही है कि इस प्रकृति के सभी इवेंट्स, सभी फैक्ट्स, सभी रहस्य का खुलासा हम लोग एक लॉ से नहीं कर सकते हैं। तो ये भी लॉ कुछ सक्सेस था, कुछ ड्रॉबैक्स मिले। कहाँ पर ये सक्सेस रहा? तीसरा चीज है कि जब भी हम लोग हाई स्पीड रिलेटिव मोशन को कंसीडर करते हैं तो उसमें भी ये अनसक्सेस हो जाएगा। जैसे ये नॉट सक्सेस है तो उसी तरह से ये भी होगा नॉट सक्सेस। तो लो स्पीड में ये आगे पता चलेगा कि साथ सही है, और हाई स्पीड में इसमें ड्रॉबैक्स हैं। तो कई ड्रॉबैक्स का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा आइंस्टीन के द्वारा। तो ये सब एक लेक्चर में कवर होंगे। ये भी मिलेंगे अलग अलग कि मास कैसे वैरी करता है, लेंथ कैसे वैरी करता है, टाइम कैसे वैरी करता है, स्पीड ऑफ लाइट को रिलेटिव मोशन में कैसे करेक्ट किया जाएगा, सही पाया जाएगा, हाई स्पीड रिलेटिव मोशन में गैलीलियन थियरी कैसे गलत रिजल्ट देती है। ये सभी ऑब्जर्वेशन होंगे। तो इसके लिए हम लोग एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये ड्रॉबैक्स को उसमें समझ करके इसका जो कमी था रिमूव कराया गया और एक नई थियरी डेवलप की गई आइंस्टीन द्वारा। अब हम लोग उसी का डिस्कशन करेंगे और वही थियरी सबके कोर्स में रहती है। ये इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा जाता है क्लासिकल को कि गैलीलियन से क्या मिला था, लेकिन सभी रिजल्ट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से फाइंड किए जाते हैं। उसमें गैलीलियन की थियरी अपने आप आ जाती है, कैसे आएगी ये सभी हम लोग इसमें अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि गैलीलियन का सही रिजल्ट है, आइंस्टीन का भी सही है, कहाँ कौन लागू होगा ये भी मिलेगा उसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तब तक के लिए इतना। ओके, थैंक यू।